बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि हमने फाइनल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर को और अपनी आंसर स्क्रिप्ट को किस तरह से डील करना है। ये वीडियो आपको हेल्प आउट करेगी कि आप अपने मार्क्स को किस तरह से बचा सकते हैं कटने से बिला वजह, और किस तरह से आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये वीडियो सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर सारे स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे वो साइंस के हों, चाहे वो कॉमर्स के हों, चाहे वो होम इकोनॉमिक्स के हों, चाहे वो आर्ट्स के हों। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आप अपने पेपर को अच्छी तरह से डील कर सकें। चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले डिस्कस करते हैं हमें पेपर पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ताकि हम मसलों से बच सकें। ठीक है, इस वीडियो को जब आप सुनेंगे तो हो सकता है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो दिमाग में होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएं, वो उसके जवाबात आपको मिल जाए। सबसे पहले देखते हैं हमने करना क्या है। देखिए, पेपर को शुरू करने से पहले खुदा को याद करना बहुत जरूरी है। इससे दो एडवांटेजेस आपको मिलते हैं। एक तो साइकोलॉजिकली आपको लगता है कि आपने मदद मांगी अल्लाह से, दूसरी के स्पिरिचुअली आपको हेल्प मिल जाती है। लिहाजा ये जरूर करें अपने अपने रिलीजन के मुताबिक। और सेकंड ये कि जो कलर्स आपने इस्तेमाल करना है आंसर करने के लिए, वो ब्लैक के ब्लू कलर्स लिखना है से लिखना है। ब्लैक ब्लू कलर्स के अलावा कोई और कलर ना यूज करें, पाबंदी तो कोई खास नहीं होती, लेकिन फिर भी आपने अपने पेपर को गोला गंडा नहीं बनाना, इसलिए सिर्फ ये दो कलर्स यूज करें। और थर्ड पॉइंट लिखा है कि अवॉइड यूजिंग रिमूवर फॉर लॉन्गर फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। आप जब कोई पूरा एक सेंटेंस गलत हो जाता है या दो तीन लाइंस या पैराग्राफ गलत हो जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, रिमूवर से पूरा मिटाया, रीराइट कर लिया उसको। ठीक है जी, कर लिया, लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि जो आपके पेपर की बैक साइड है, आपके पेज की जो बैक साइड है, उस पे जो फ्लूइड है रिमूवर का वो आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होकर बैक साइड पे भी चला जाता है। ठीक है, जब आप कॉपी लिख कर पूरी करके आप जब जमा करवा देते हैं तो वो जनाब पता चलता है पीछे का मटेरियल भी मिट चुका है रिमूवर की वजह से। लिहाजा कोशिश ये कीजिएगा कि आप रिमूवर का इस्तेमाल कम से कम करें, बल्कि ना करें तो बेहतर है। अगर आपका एक सेंटेंस गलत हो गया है तो उसको मिड से क्रॉस कर दें, उस पर जस्ट एक लाइन जो है आप डाल दें, वो चेक नहीं होगा और ना ही वो आपकी प्रेजेंटेशन को गंदा करेगा। बजाय इसके कि आप पूरे पेज को रिमूव करें, आप उस पर क्रॉस लगा दें और आगे चले जाएं, वो कभी भी चेक नहीं होगा। फिर पॉइंट नंबर 5 में हमने लिखा है लिव अ सिंगल लाइन आफ्टर एवरी एमसीक्यू। हर एमसीक्यूज के बाद आपने क्या करना है, एक एक लाइन ड्रॉप करनी है। ठीक है, इससे जो है ज्यादा जो है आपका काम सुथरा लगेगा। वैसे भी इस साल 2022 में आपके पास 40 एमसीक्यूज हैं, और अगर 40 को बिना लाइन स्पेसिंग के अगर आप लिखेंगे तो वो बहुत ज्यादा जो है गिडमिड हो जाएगा। उससे बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक एक लाइन का गैप जरूर करें। ठीक है, लिव अ सिंगल लाइन आफ्टर एवरी क्वेश्चन आंसर हेडिंग। पॉइंट 5 है, आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन लिखें, हेडिंग लिखें, आंसर कंप्लीट करें, एक लाइन को आप स्पेस कर दें, इससे आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। देखिए, आप अपनी हैंड राइटिंग को एडवांस तो करेक्ट नहीं कर सकते, उसको अच्छा नहीं कर सकते, उसको इंप्रूव नहीं कर सकते, लेकिन प्रेजेंटेशन को अच्छा कर सकते हैं हम। ठीक है, और उसको करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। आप लाइन गैप कर करके लिखें। आपने क्वेश्चन लिखा, लाइन गैप कर दें, हेडिंग लिखी, लाइन को स्पेस कर दें। उसके बाद पूरा आंसर लिखने के बाद जब आप अगले आंसर की तरफ जा रहे हैं फिर लाइन स्पेस करके करें काम। ठीक है, उसके बाद है कीप द बिगिनिंग लेटर कैपिटल ऑफ द टाइटल्स दैट आर ऑफ बुक्स, प्लेज, नॉवेल्स, मूवीज, पोएम्स एंड चैप्टर्स। जनरली आंसर करते वक्त आप चैप्टर्स के और पोएम्स के नाम लिख रहे होते हैं, नॉवेल्स के नाम लिख रहे होते हैं या प्लेस के नाम लिख रहे होते हैं। जब आप उसे लिख रहे हो तो याद रखिएगा उनके नामों के हर वर्ड का बिगनिंग लेटर कैपिटल होगा, अलावा बीच में आने वाले प्रेपोजिशंस और आर्टिकल्स के। अगर ये बात सुनकर समझ में नहीं आई तो अभी हम आगे चल के वीडियो के अगले हिस्से में आपको बता देंगे कि इस बात का मतलब क्या है। तो ये वो चीजें हैं जो आपने करनी है, लाजमी तौर पे करनी है। इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप ना करें तो काम चल जाएगा, आपने ये सारे काम करने हैं। अब हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे कि हमने कौन से काम नहीं करने।
वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम कॉमनली कर रहे होते हैं और हमें उन्हें अवॉइड करना है। देखिए, डोंट चेंज द सीक्वेंस ऑफ एमसीक्यूज वेदर यू नो द आंसर और नॉट। बच्चे क्या करते हैं कि भाई मुझे पहला एमसीक्यू आता है, दूसरा आता है, तीसरा नहीं आता, तो मैंने चौथा लिख लिया, यानी कि पहला, दूसरा, चौथा, तीसरे की जगह ही नहीं छोड़ी, वो फिर एंड में देखेंगे। ऐसा मत कीजिएगा। देखिए, एमसीक्यूज को लेके दो तीन बातें हैं, बहुत गौर से सुन लीजिए उसको। चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो आपका, कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट हो, एमसीक्यूज को करते वक्त ये बातें जहन में रखिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अपने जो नंबर्स हैं वो पहले से लिख लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 40 तक, और आने वाले सालों में 20 तक, वो आपने पहले से लिख लिया कि क्लाइंट के स्पेस के बाद। ठीक है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है हमारे पास कॉपीज आती हैं, बच्चे लिखते लिखते सीक्वेंस गलत कर देते हैं। जैसे कि गलती से ऐसा होता है कि पहला आपने एमसीक्यू लिख लिया, दूसरा लिख लिया, गलती से आपने तीसरे की जगह चौथा लिख दिया। अब वो उसको पूरा मिटा के फिर से करेक्ट करते हैं, काट पीट के ऐसे आगे पीछे करते हैं। तो अपने काम को खराब ना करें। लिटरेचर में प्रेजेंटेशन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, लिहाजा आप पहले नंबरिंग कर लें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है ना, 1 2 3 4 से लेके 40 तक। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर आपको कोई एमसीक्यू नहीं आता, छोड़ दीजिए, उसकी जगह छोड़ दीजिए और आप सबको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और एंड में आपने सबके आंसर्स लिखने हैं। कॉपीज आती मेरे पास अमूमन ज्यादातर बॉयज की और कुछ गर्ल्स की भी, कि मुझे एमसीक्यू नहीं आ रहा, मैं छोड़ के आ गया। देखें, एमसीक्यूज नहीं लिखने के भी कोई मार्क्स नहीं है और गलत होने के भी मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। ठीक है, यानी कि वो गलत होने पे भी जो है आपको कोई नंबर नहीं मिलना, छोड़ देने पे भी कोई नंबर नहीं मिलना। ज्यादा बेहतर है लिख लीजिए, हो सकता है कि वो करेक्ट आंसर हो जाए, जो आपने तुक्का लगाया वो सही हो जाए। तो आंसर जरूर लिखा करें, और इसमें लिखा हुआ डोंट लीव एनी एमसीक्यूज अनआंसर्ड, लिविंग एनी क्वेश्चन बिकॉज यू डोंट नो द आंसर इज अ मिस्टेक, अटेम्प्ट ऑल एमसीक्यूज एंड एसएक्यूज, यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। किसी भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, किसी एमसीक्यू को मत छोड़िएगा, सबको पूरा कीजिएगा। डोंट राइट शॉर्ट फॉर्म्स लाइक एंड, बिटवीन, अकॉर्डिंग टू। ठीक है ना, ये इस तरह से हम शॉर्ट करके लिखते हैं, ये साइंस के सब्जेक्ट्स में चल जाता है, लेकिन लिटरेचर या लैंग्वेज में नहीं ये काम करता है। पॉइंट नंबर 3, ठीक है ना, इसके अंदर हमने लिखा है कि शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखनी, जैसे कि एंड है, जैसे बिटवीन है, जैसे अकॉर्डिंग टू है, इसको काइंडली अवॉइड कीजिएगा। और फिर यहाँ पे 4th पॉइंट में हम बात कर रहे हैं कि डोंट कीप ऑल द लेटर्स कैपिटल ऑफ एनी वर्ड। अमूमन बच्चे पोएट का नाम लिखते हैं तो कैपिटल से लिख देते हैं, पोएम्स का नाम लिखते हैं कैपिटल से लिख देते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। ये सिर्फ हेडिंग्स में, एब्रिविएशंस में और एक्रोनियम्स में पॉसिबल है कि आप तमाम लेटर्स को कैपिटल में करें। अदरवाइज आप जब आंसर लिख रहे हैं तो बीच में आने वाले किसी भी पोर्शन को मुकम्मल कैपिटल लेटर में मत लिखिएगा। डोंट वेस्ट टाइम इन कॉपिंग कंप्लीट क्वेश्चन। वैसे इंग्लिश के पेपर में टाइम मैनेजमेंट इज नॉट एन इशू, जब भी मैं उस पर बात भी नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी टाइम बचाने के लिए आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस कॉपी ना करें। फर्स्ट कर लें लेटर राइटिंग है तो पूरे के पूरा क्वेश्चन लिखने की क्या जरूरत है, क्वेश्चन नंबर लिखें कि क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, और उसके बाद लेटर की हेडिंग लगाएं या ना भी लगाएं, डायरेक्ट काम शुरू कर दें। क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिएगा। ठीक है, चाहे पूरा क्वेश्चन कॉपी ना करें, लेकिन क्वेश्चन नंबर करेक्ट होना चाहिए और क्वेश्चन नंबर लाजमी तौर पर लिखा होना चाहिए। लास्ट पॉइंट लिखा है डोंट राइट द नंबर्स इन डिजिट्स, राइट देम इन वर्ड्स। डिजिट्स में ना लिखा करें। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहता हूं कि जो ब्रेकनहेड जो शिप था वो एक चट्टान से टकराया जो कि केप टाउन से 64 किलोमीटर अवे था, तो इस 64 को लिखने के लिए मैंने डिजिट्स में नहीं लिखना, इस 64 को लिखने के लिए मैंने किस में लिखना है, कंप्लीट वर्डिंग्स में लिखना है, SIXTYFOUR4। ठीक है ना, 64। अलावा डेट की, ये चीज डेट पे अप्लाई नहीं होती। डेट का जो डे होता है वो वर्ड में नहीं लिखा जाता, वो डिजिट में लिखा जाता है। ठीक है ना, ये बात आगे जाके मैं अभी आगे वीडियो के अगले हिस्से में समझाऊंगा, तो आपको ज्यादा बेहतर तौर पर समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये वो चीजें हैं जो आपने अवॉइड करनी है। आपने एमसीक्यू का सीक्वेंस चेंज नहीं करना, किसी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को, किसी एमसीक्यू को खाली नहीं छोड़ना है, लिखना है आपने। शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखनी है,
तमाम तर किसी भी वर्ड के तमाम तर लेटर्स को कैपिटल नहीं करना है, कंप्लीट क्वेश्चंस लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर्स करेक्टली लिखिएगा। और जो नंबर्स आते हैं लिटरेचर में या लैंग्वेज में लिखने में मैटर के बीच में, उसे वर्ड्स में लिखिएगा, डिजिट्स में नहीं लिखिएगा। देखिए ये आपके पास एक हमने कोशिश की है कि कॉपी का जो है पैटर्न इस पे क्रिएट किया जाए। जब आप काम करना शुरू करेंगे पेपर में, आपने सेक्शन ए की हेडिंग लगाई, कोड नंबर लाजमी तौर पे लिखेगा, जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है कोड नंबर लाजमी तौर पे लिखेगा। आपके पेपर्स के टॉप पर कोड नंबर लिखा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद आपने इसी तरह से एक एक लाइन गैप करके अपने एमसीक्यूज को लिखना है, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि अपनी तरफ से आपने नंबरिंग नहीं करनी है। नंबरिंग वो है जो कि आपके पेपर में हुई हुई है, और पेपर्स में जो नंबरिंग हुई हुई होती है एमसीक्यूज की, वो रोमन में होती है, जैसे आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। जैसे ये 1 है, ठीक है ना, जैसे ये आपके पास 2 है, जैसे ये आपके पास 3 है, इस तरह से होती है। और इसी तरह से आपने नंबरिंग जनरेट कर लेनी है अपनी कॉपी में, ठीक है ना। पहले पेज पे, दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे, 4 पेजेस लगते हैं, 4 पेजेस पे करें, उसकी टेंशन आप मत लें, ठीक है। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा पता है बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस तरह से लिख देते हैं आंसर्स को। जैसे 4 है, 4 के आगे लिख दिया बी। हमारे जो क्वेश्चन पेपर होता है ना फाइनल पेपर में, उसके अंदर स्टैटिक साइन होता है ऑप्शंस में, ABCD नहीं होता। लेकिन कुछ बच्चे हमारे इतने ढीले होते हैं कि वो पूरा पूरा ऑप्शन लिखने के बजाय खुद से ही सोच लेते हैं कि भाई ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और B वाले में B लिख दिया, C वाले में C लिख दिया। अगर आप ऐसा करते हैं तो एग्जामिनर के पास कंप्लीट राइट है कि वो आपके सारे एमसीक्यूज कैंसिल कर दे, या उसको इनकरेक्ट शो कर दे, या उन्हें काट दे। लिहाजा आपने इस तरह से ABCD करके नहीं लिखना, आपने पूरे पूरे आंसर्स लिखने हैं। तो सेक्शन ए में जो इंस्ट्रक्शंस है वो एक दफा फिर सुन लें कैसे काम करना है। सेक्शन ए की हेडिंग डालें और कोड नंबर लाजमी तौर पे लिखें, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, नंबर्स जनरेट करने हैं रोमन में। वो आपके एग्जामिनेशन पेपर में लिखा होगा, आपने उसी हिसाब से नंबर्स लिख लेने हैं, ठीक है ना। तो 40 तक आपने पहले नंबर लिखे, एक लाइन गैप करके लिखे, आपने आंसर्स को कंप्लीटली लिखा, ठीक है ना। जो आता है वो लिख लिया, जो नहीं आता है उसे वक्ती तौर पे छोड़ा, और फिर जब सारे मुकम्मल कर चुके हैं तो फिर वापस आए। फिर आप करेंगे क्या अगर किसी एमसीक्यू में अटक जाए। देखिए एमसीक्यू को करते वक्त बच्चे अमूमन ये देखते हैं कि व्हाट इज द राइट आंसर, लेकिन जहां पर आपको राइट आंसर पता ही नहीं है तो वहां पे ये देखेंगे व्हाट इज द इनकरेक्ट आंसर, ठीक है ना। इनकरेक्ट आंसर असल में होता है कि समटाइम्स आप इस बात को समझने में कामयाब हो जाते हैं कि ये जो एमसीक्यू पूछा गया है इसमें इररेलेवेंट आंसर क्या है। अगर आप एक ऑप्शन हटा पाते हैं तो बकिया बच गया 3, उसमें गैस वर्ड की प्रोबेबिलिटी करेक्ट होने की क्या हो जाती है, ज्यादा। और अगर आपने 2 ऑप्शंस रिमूव करने में कामयाब हो गए तो प्रोबेबिलिटी लेवल और हायर हो गई। तो आप ये देखें कि अगर आपको नहीं पता कि विच इज द करेक्ट आंसर, तो ये देखें कि विच 2 और विच 3 आंसर्स आर इररेलेवेंट, उसको रिमूव करके फिर आप गैस वर्क करें और आप अपने आंसर को लिख दें। क्योंकि नहीं लिखने पे भी मार्क्स नहीं मिलने, गलत होने पे भी मार्क्स नहीं मिलने, लेकिन एक्स्ट्रा मार्क्स भी नहीं कटने, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। लिहाजा आप गलत लिखें लेकिन लिख कर जरूर आए। होपफुली सेक्शन ए को लेके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होंगी। हम चलते हैं आगे, और आगे हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी की प्रॉब्लम्स। सेक्शन बी में भी बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो लेट्स सी। अच्छा, इससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई हम सेक्शन ए की प्रिपरेशन के लिए अब क्या करें, वक्त खत्म हो चुका है। तो पहले तो हम ये बता देते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए जो उन्होंने हमसे पढ़ा है कि हमने किया क्या क्या है, और आपके लिए भी इसमें गाइडलाइन होगी जिसने मुझसे नहीं पढ़ा। देखिए हमने सबसे बिगेस्ट बैंक सॉल्व किया है एमसीक्यूज का, ठीक है, जिससे हमें मदद मिलेगी कि हम इसका बहुत बड़ा हिस्सा याद रख सकें। जितने बच्चों ने मुझसे पढ़ा है दे ऑल नो कि हम हर चैप्टर को डिस्कस करते हैं, उसके बाद उसके एंड में आपसे ही एमसीक्यू सॉल्व करवाते हैं जो मेरे नोट्स में लिखे हुए हैं, और उसका कोई की नहीं गिवन होता। हम क्लास में ही उसे डिस्कस करते हैं, क्लास में ही उसको टैली करवाते हैं, और जो भी उसके अंदर कंफ्यूजन होती है उसको डिस्कस करके उसको खत्म करते हैं। तो हम ऑलरेडी
बहुत ज्यादा एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कर चुके हैं इन अ फॉर्म कि जो हमने पढ़ा उसको क्लास में अपने हमारे स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया। सेकंड पॉइंट पे हमने क्या किया है, हमने ये किया कि जितने एमसीक्यूज लिटरेचर के हमने किए थे डिस्कस क्लास में, उसी की वीडियो बना के हमने अपलोड कर दी है यूट्यूब चैनल पे। जितनी क्लास डिस्कशन थी, भाई आप नहीं आ सके या आप भूल गए या आप बीमार थे या आप रमजानों में जो है नहीं आ रहे थे क्लास में, तो अगर आपसे मिस भी हुआ है तो आपके पास सारे के सारे लिटरेचर की वीडियोस जो हैं वो मेरे मौजूद है एमसीक्यूज की मेरे चैनल पे। तो आप वहां जाके देख लें, और अभी लिंक जो है वो आपको टॉप राइट स्क्रीन पे मिल जाएगा। एमसीक्यूज की लिस्ट आपको उसमें मिल जाएगी, वहां से आप देख लीजिएगा। और थर्ड पॉइंट में हमने डिस्कस किया है क्या, हमने 10 इयर्स पास्ट पेपर्स के सॉल्व किए, ना सिर्फ साइंस के बल्कि कॉमर्स के सेकेंड ईयर में। 10 साल के जो अभी तक पेपर हुए हैं, पेपर पैटर्न जब से चेंज हुआ है, 10 साल के पेपर्स हुए हैं साइंस के भी और कॉमर्स के भी। तो हमने दोनों के एमसीक्यूज को आंसर करके भी यूट्यूब वीडियो पे डाल दिए। ठीक है, तो आपके पास 20 इयर्स का प्रैक्टिस मटेरियल मौजूद है। इसी तरह से फर्स्ट ईयर में आ जाएं तो 11 साल के पेपर्स हमने सॉल्व किए हैं किसके, साइंस के, और 11 साल के पेपर्स हमने सॉल्व किए हैं कॉमर्स के। तो ये हो गया 22 इयर्स। तो पॉइंट नंबर 4 में हम ये बता रहे हैं और पॉइंट नंबर 3 में बता रहे हैं कि पिछले 20 साल के और 22 साल के पेपर साइंस और कॉमर्स के मिला के सॉल्व करके दे दिए आपको। प्रैक्टिस कीजिए, एंजॉय कीजिए, और मुझे पक्का यकीन है कि अगर आप ये काम कर लें, इन वीडियोस के ही थ्रू प्रैक्टिस कर लें या सिर्फ सुन भी लें, तो आपको एमसीक्यूज जो है वो ट्रबल नहीं करेगा। इन द एंड हमारे नोट्स में, यानी कि मेरे नोट्स के एंड में मौजूद है मिसलेनियस एमसीक्यूज, मिक्स होकर आएंगे हुए होंगे सारे एमसीक्यूज। आप उसको सॉल्व करें तो आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा कंसोलिडेट हो जाएगी। तो ये कुछ काम है जो आप कर सकते हैं। और अगर कोई मेरा स्टूडेंट नहीं है जो मेरी वीडियो सुन रहा है, देख रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं वो सब का सब यूट्यूब पे मौजूद है। जाइए, प्लेलिस्ट देखिए, अपने अपने क्लास के लिहाज से, अपने अपने जो है पोर्शन ऑफ लिटरेचर के लिहाज से, और उसको जो है प्रिपरेशन उसकी शुरू कर दीजिए। तो सेक्शन है, चाहे मेरा स्टूडेंट हो चाहे ना हो, उसको हेल्प आउट करने के लिए हर चीज मौजूद है ऑलरेडी ऑन माय चैनल। अच्छा, सेक्शन बी में हम इसको कैसे डील करें? सेक्शन बी की हेडिंग लगाइए, सेक्शन सब सेक्शन लिखिए, सब सेक्शन 1 है, सब सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 3 है, सब सेक्शन 4 है, जो भी है उसे लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि क्वेश्चन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो पेपर का सीक्वेंस है, एग्जामिनेशन पेपर का जो सीक्वेंस है वही लिखेगा। ठीक है ना? फर्ज कर लें कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 एग्जामिनेशन में दूसरा क्वेश्चन है, तो आप उसको पहला करके ना लिखें, फिर आप उसे क्वेश्चन नंबर 2 ही लिखें। काउंटिंग में वो टोटल 10 होने चाहिए। ठीक है? तो बिल फर्ज कि हमारे एग्जामिनेशन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 जो आया था, पहले मुझे वो आ रहा है और मैं उसी को लिख रहा हूं। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, नेक्स्ट लाइन में आया, हेडिंग लगाई। ठीक है? हेडिंग लगाना जरूरी नहीं होता, लगा लें तो काम उससे अच्छा हो जाता है। ठीक है ना? रिक्वायर्ड नहीं होता। तो अब फर्स्ट कर लें कि ब्रिक एंड हेड के डिस्ट्रक्शन के बारे में सवाल है, तो आपने हेडिंग लगाई डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिक एंड हेड, एक लाइन ड्रॉप की, उसके बाद आपने अपने आंसर को लिख लिया। ठीक है ना? तो इस तरह से आपने काम को चलाना है। और इसके अंदर देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि जो आपके पास नंबर्स होते हैं वो आपने डिजिट्स में नहीं लिखना बल्कि वर्डिंग्स में लिखना है। यहाँ पे 64 किलोमीटर मुझे लिखना था, तो मैंने 64 को डिजिट्स में नहीं लिखा, लेकिन जहां जहां पे डेट्स की बात है वहां वहां पे मैंने इसको डिजिट्स में ही लिखा है। तो इस तरह से आपने काम करना है कि आपने हेडिंग लगाई, क्वेश्चन नंबर लिखा, हेडिंग लगाई, एक लाइन स्पेस किया और फिर आपने पूरा आंसर लिख लिया। याद रखिएगा, दोबारा बता रहा हूं कि हेडिंग लगाना जरूरी नहीं होता, लगा लें तो काम अच्छा हो जाता है। अच्छा, हमने ये बात भी की थी कि भाई अगर आपके पास किसी पोएम का नाम, किसी चैप्टर का नाम, किसी प्ले का नाम अगर आ जाए तो आप उसको कैसे डील करेंगे, इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट कर लें, क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने लिखा था सेवन ऑफ मैन, ये सेकंड ईयर का है तो फर्स्ट ईयर वाले परेशान ना हो। तो इसके अंदर हमने लिखा है द पोएम द सेवन एजेस ऑफ मैन। अब ये द सेवन एजेस ऑफ मैन बीच में आ रहा है। ठीक है ना? तो हमने करना क्या है, हमने हर वर्ड के बिगनिंग लेटर को कैपिटल लिखना है। द का टी कैपिटल, सेवन का एस कैपिटल,
एजेस का ए कैपिटल और मैन का एम कैपिटल, लेकिन ऑफ का ओ स्मॉल है। तो ये याद रखिएगा कि टाइटल के या नाम के बीच में आने वाले prepositions और आर्टिकल्स, उनके बिगिनिंग लेटर कैपिटल नहीं होते। मिसाल के तौर पे दा इस नाम के कहीं बीच में होता तो दा का टी क्या होता, स्मॉल होता। लेकिन चूंकि ये पोएम का नाम है और ये बिगिनिंग में आ रहा है तो इसका टी क्या है, कैपिटल है। और उसके अलावा एक और भी बात, यहाँ पे देखिए विलियम शेक्सपियर को हमने बोल्ड करके लिखा हुआ है। आपसे क्वेश्चन में जो चीज पूछी जा रही है उसको आप क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं, यानी कि जो कीवर्ड्स हैं। मिसाल के तौर पे आपसे क्वेश्चन ये किया गया कि भाई बताइए पाकिस्तान रेजोल्यूशन कब पास हुई, तो यू नो इट कि वो बात है 23 मार्च 1940 की। तो अब आप लिखेंगे द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन 23 मार्च 1940। आप 23 मार्च 1940 को पूरा क्या करते हैं, हाईलाइट कर दें। हाईलाइट करने के दो तरीके हैं, या तो फिर अंडरलाइन कर दें या फिर उसका कलर चेंज कर दें। आप ब्लू से लिख रहे होते हैं आंसर और फिर 23 मार्च 1940 आप किससे लिख दें, ब्लैक से कर दें। तो जैसा आप हाईलाइट कर सकते हैं कर दें। कीवर्ड्स को हाईलाइट करना भी रिक्वायर्ड नहीं होता, कंपलसरी नहीं होता, लेकिन कर दोगे तो आसान होगा। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वर्ड टू वर्ड वो आपके क्वेश्चंस को चेक करे। तो अगर आपने अपनी कीवर्ड्स को हाईलाइट करके लिख दिया है तो आपने उसको समझा दिया है कि भाई देखो मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर किया है, आपने जो पूछा उसका आंसर ये रहा, लिहाजा वो आपको मार्क्स देगा क्योंकि आप उसके लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप में इतनी स्किल नहीं है कि आप कीवर्ड्स को ढूंढ सकें, तो फिर आप ये काम मत कीजिएगा। द सेम केसेस विद हेडिंग्स। अगर आपको लगता है कि आप हेडिंग समझने में, हेडिंग बनाने में आपकी स्किल नहीं है तो आप हेडिंग भी मत डालें। अगर आपको लगता है कि आप कीवर्ड को ढूंढने में नाकाम रहेंगे या आपका दिमाग इतना काम नहीं करेगा तो कीवर्ड पे भी काम ना करें। बट इफ यू आर स्किल इनफ, ठीक है ना, आपकी स्किल है कि भाई आप हेडिंग भी बना लेंगे, आप कीवर्ड्स भी ढूंढ लेंगे, तो फिर ये काम लाजमी तौर पे कीजिएगा, ये आपके काम को बहुत अच्छा कर देगा। ठीक है। और फिर देखते हैं मजीद आगे इसके बारे में, हम सेक्शन बी के बारे में हम क्या डिस्कस कर सकते हैं। देखिए सेक्शन बी की तैयारी कैसे करनी है। सेक्शन बी की तैयारी यहाँ पे लिखा हुआ है, वीडियो देखें टारगेट पेपर के नाम से जो मैंने दी है और उसी के मुताबिक आप तैयारी करें। सेक्शन ए की तैयारी तो आप प्रैक्टिस करके कर सकते हैं, वीडियोस को सुन के कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा। मेरे नोट्स में बहुत बड़ी तादाद एमसीक्यूज की है, बहुत बड़ी तादाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की है, और जो है उसकी लेंथ वगैरह भी अल्लाह का शुक्र है कि काफी बेहतर है। तो वहां से आपको तैयारी का मटेरियल मिल जाएगा, और नहीं भी मिलता तो एटलीस्ट टारगेट पेपर मौजूद है। चाहिए मेरी चैनल पे और उस वीडियोस में जाके देखें टारगेट पेपर को, और उसके मुताबिक आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। ठीक है। अब सेक्शन बी को लेके जो एफएक्यूज हैं, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, वो क्या है। क्या हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में हेडिंग लगाएं। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या रेफरेंस लिखना जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन है क्या हर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कोटेशन लिख लें। अब इन तीनों सवालों का जवाब सुन लीजिए। हेडिंग का जवाब तो मैं पहले भी देकर आया हूं कि जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप हेडिंग के साथ डील कर सकते हैं तो हेडिंग्स लिखिए, इससे आपका काम अच्छा होगा। लेकिन ये कंपलसरी नहीं होता, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आपको लगता है कि आप इस पे काम नहीं कर सकेंगे तो खुदारा आप ये काम मत कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, क्या सर रेफरेंस लिखें। जैसे कि पूछा गया है कि भाई फर्ज कर लें आपसे कहा गया कि भाई शेक्सपियर की पोएम में फोर्थ स्टेज में क्या बिहेव कर रहा था, कैसा बिहेव कर रहा था जो कैरेक्टर था। अब आप इसका आंसर लिखेंगे तो आप पहले रेफरेंस लिख दें कि भाई कि ये जो क्वेश्चन है ये लिया गया है पोएम द सेवन एजेस ऑफ मैन से, जो शेक्सपियर ने लिखी थी। इस तरह से रेफरेंस डाल दें। ये जरूरी नहीं होता। ये अमूमन किस तरह के लोग इस तरह की रिकमेंडेशंस बच्चों को दे रहे होते हैं, वो उस तरह के लोग होते हैं जिनके पास वन लाइनर आंसर्स होते हैं। Who was the last viceroy of India? The last viceroy of India was Lord Mountbatten. एक सेंटेंस का जवाब। ठीक है ना। Who wrote the poem The Seven Ages of Man? उसने लिख दिया कि The Seven Ages of Man was composed by William Shakespeare.
तो ये जो वन लाइनर आंसर्स देते हैं ना, या 2 सेंटेंसेस पर आंसर्स होते हैं, उसके अंदर गड़बड़ होती है। ठीक है ना, वहां पे टीचर बोलता है रेफरेंस लिख दो। रेफरेंस लिखने की कोई जरूरत नहीं होती अगर आपका आंसर इतना लेंदी है। याद रखिएगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की जो लेंथ है, जो बोर्ड की तरफ से रिक्वायर्ड होती है, वो 5 to 6 सेंटेंसेस की होती है। ठीक है, तो आपने उसी तरह से उसके आंसर को लिखना है। ये नहीं करना है कि आपने अपने आंसर को इनलार्ज करने के लिए आपने रेफरेंस भी डालना शुरू कर दिया। तो इसकी जरूरत नहीं होती, कतई तौर पे नहीं होती, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप अपने रेलिवेंट आंसर को ही इतना जो है आप उसको लेंथ में ज्यादा रखें कि वो आपके 5 to 6 सेंटेंसेस बन सकें। आखिरी क्वेश्चन होता है बच्चों का, सर क्या कोटेशन मार्क्स लिखे तमाम तरह क्वेश्चंस में? देखिए, कौन कहता है कि आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में कोटेशन मार्क्स लिखनी है, नॉट कोटेशन मार्क्स, सॉरी, कोटेशंस लिखनी है? कौन पूछता है, कौन कहता है ऐसी बात? अगर आपसे कोई कहता है कि भाई तमाम तक क्वेश्चंस में कोटेशंस लिखें, तो उनसे कहना भाई आप अपने नोट्स दे दें, हम वहां से कॉपी कर लेंगे। याद रखिएगा, जितने भी लोग आपको कोटेशंस का बताते हैं ना, उनमें से 90% लोगों के तो अपने नोट्स ही नहीं होंगे, और अगर होंगे भी उनके नोट्स उठा के देख लीजिएगा, उनमें सब में कोटेशंस नहीं लिखी होती, ना ही ये मुमकिन है। हालांकि अगर कोई अपने नोट्स बना रहे हैं, टीचर्स खासकर उनकी बात कर रहा हूं, टीचर्स नोट्स बना रहे होते हैं, तो उनके पास इंटरनेट भी मौजूद है, सारा वक्त भी मौजूद है, वो 1 महीने में, 1 हफ्ते में डिजाइन करें नोट्स, पूरा साल लगा लें, तब भी वो तमाम तरह क्वेश्चंस के साथ कोटेशंस नहीं लिख पाते। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि स्टूडेंट जो है एग्जामिनेशन रूम में बैठ के 10 मुख्तलिफ क्वेश्चंस को जो है क्या कर सके, उसके साथ कोटेशन लिख सके? इसकी जरूरत नहीं होती। लिहाजा जो तीनों फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, इन तीनों का जवाब है नो। ठीक है, और इन तीनों में सिर्फ एक जिसको मैं कहता हूं कि काम कर लो, वो क्या है? शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में हेडिंग्स का लगाना। वो भी मैं कह रहा हूं कि अगर कर सकते हैं तो करें, वरना छोड़ दें। और याद रखिएगा, फिर आप लोगों को याद दिला रहा हूं कि आपके पास जो लेंथ होती है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की, वो 4 to 5 सेंटेंसेस, सॉरी 5 to 6 सेंटेंसेस की होती है। इतना ही बड़ा होना चाहिए हर जवाब। किसी जवाब को 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस में कंप्लीट करने की कोशिश मत कीजिएगा। हर सवाल 5 to 6 सेंटेंसेस का होना चाहिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में, खासकर जो लिटरेचर से है। होपफुली कि सेक्शन बी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफी हद तक आपकी सॉल्व हो गई होंगी। चलते हैं हम सेक्शन सी की तरफ और देखते हैं कि उसमें करना क्या है। सेक्शन सी की तैयारी कैसे करें, पहले तो समझें कि सेक्शन सी में हमारे पास है क्या क्या। क्वेश्चन नंबर 3 में लेटर राइटिंग या स्टोरी राइटिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 4 में पैराग्राफ राइटिंग, और क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रांसलेशन। ये सीक्वेंस आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन ये 3 सवालात होते हैं, और ये तीनों सवाल कंपलसरी होते हैं। लेकिन ईयर 2022 में जो एग्जामिनेशन होगा, उसमें इसमें से कोई 2 सवालात करने होंगे। तो बच्चे अमूमन पूछते हैं कि सर हम कौन सा सवाल करें, तो मैं रिकमेंड करता हूं कि लेटर राइटिंग कीजिए और ट्रांसलेशन कीजिए। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि लेटर राइटिंग हम कर लें, कौन सा पैटर्न लिखें? तो आपको पता होना चाहिए, मैंने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है कि सेमी ब्लॉक या मॉडिफाइड ब्लॉक लेटर को आप यूज करें, और उसमें क्लोज पंक्चुएशन का इस्तेमाल करें। ठीक है ना, ये लेटर राइटिंग में करेंगे, फॉर्मल लेटर जो आपके पास आते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन के लिए क्या करूं, ट्रांसलेशन को मैं कैसे कवर कर सकता हूं? तो देखो मेरे बच्चों, ट्रांसलेशन को तुम इस तरह से कवर कर सकते हो कि हमने जो क्लास में डिस्कशन की उसमें कंडीशनल सेंटेंस पे काम किया है। हर साल तकरीबन एक कंडीशनल सेंटेंस जो है वो लाजमी तौर पर आता है। ठीक है ना, और अक्सर और बेशतर आपसे एक पैसिव के सेंटेंसेस पूछ लिए जाते हैं। क्या चोर पकड़ा गया, क्या मेरे कमरे की सफाई की जा चुकी है, इस तरह का जुमले जो है वो आए हुए हैं आपके पास पेपर में। क्या हमारे मौजूदा मसाइल हल हो सकते हैं? तो उसके लिए पैसिव स्ट्रक्चर्स की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। और थर्डली आपके पास क्या होना चाहिए? प्रोवर्ब्स होने चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि हर साल ही एक प्रोवर्ब या 2 प्रोवर्ब्स पूछे जाते हैं। जैसे कि प्रोवर्ब था कि एक इंसान अपनी गैदरिंग से पहचाना जाता है, अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। ठीक है ना, तो इसका आपको प्रोवर्ब पता होना चाहिए।
इस तरह से और भी बहुत सारे, अगर आप पास पेपर्स खोल के देखें ना तो उसमें आपको कहीं ना कहीं प्रोवर्ब्स मिलेंगे, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ठीक है। तो ये तमाम तर चीजें प्रोवर्ब्स भी होनी चाहिए। अच्छा, कंडीशनल सेंटेंसेस और एक्टिव पैसिव पे तो हमने क्लास में काम किया हुआ है, प्रोवर्ब्स पे भी काम करते हैं, टाइम शॉर्ट था। तो प्रोवर्ब्स की लिस्ट जो है वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। और अभी जो आपके स्क्रीन के टॉप राइट पर आई बटन शो हो रहा है, अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो आपको प्रोवर्ब्स की भी लिस्ट मिल जाएगी। और चौथे नंबर पे जो आपको काम करना है वो पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है। पिछले साल के ट्रांसलेशन निकालें, प्रैक्टिस करें, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस रिपीट हो रहे हैं, पैसिव सेंटेंसेस रिपीट हो रहे हैं और प्रोवर्ब्स बार बार आ रहे हैं। तो प्रोवर्ब्स की लिस्ट, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, याद करना है, इसकी लिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और पास्ट पेपर्स को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि किस तरह के जुमले हमारे पास पेपर में आते हैं। और एक बात याद रखिएगा, अगर आपको लगता है कि मैं ट्रांसलेशन नहीं कर सकता, आई एम नॉट गुड एट ट्रांसलेशन, तो जो है आप क्या करेंगे, ट्रांसलेशन छोड़ के फिर पैराग्राफ राइटिंग कर लीजिएगा। तो सर इस दफा कौन कौन से पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजों का जवाब मैं दे चुका हूं टारगेट पेपर में। जो टारगेट पेपर वाली वीडियो है वो जरूर जाके देखें। ये फर्स्ट ईयर के लिए लेटर राइटिंग है, स्टोरी राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग है, ट्रांसलेशन है। और अगर हम बात करें सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर में हमारे पास 3 सवाल आते हैं, ठीक है ना। एक कौन सा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का है, दूसरा पैसेज कॉम्प्रिहेंशन का है, तीसरा किसका है, ऐसे राइटिंग का। वहां भी आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। तो मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि पैसेज कॉम्प्रिहेंशन कीजिएगा इस साल, क्योंकि साल 2 क्वेश्चंस करने हैं। और उसके साथ साथ जो है आप कीजिएगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको बहुत ज्यादा स्कोर करने में मदद देंगे, ठीक है। तो सेकेंड ईयर वाले चाहे साइंस कॉमर्स आर्ट्स के हों, उन सब के लिए जो 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है और दूसरा पैसेज कॉम्प्रिहेंशन है। और जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनके लिए लेटर राइटिंग और ट्रांसलेशन जो है वो ज्यादा नंबर्स गेन करने में मदद देगा। तो वो यहाँ से 2 सवाल करेंगे, सेकेंड ईयर वाले वहां से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और पैसेज कॉम्प्रिहेंशन पे काम करेंगे, ठीक है भाई। यहां तक हम डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। और याद रखिएगा, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं सबको कि सेक्शन सी की, सॉरी सेक्शन ए की बहुत अच्छी तैयारी कीजिएगा। और क्योंकि वो 40 नंबर है, रट्टा नहीं लगाना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी, सुनना है और अपने काम को अच्छा करना है, ठीक है। तो आपके पास सारा मटेरियल इंग्लिश का मौजूद है मेरे यूट्यूब चैनल पर, उसे देखिए। और ये कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो कि यूट्यूब वीडियो से रिलेटेड होती हैं, मुझे यकीन है कि आप इसे जरूर फॉलो करेंगे। लेकिन इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा तमाम तरह स्टूडेंट के साथ जो इंटरमीडिएट के हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों, चाहे सेकेंड ईयर के हों, चाहे साइंस के हों, चाहे कॉमर्स के हों, चाहे आर्ट्स के हों, चाहे होम इकोनॉमिक्स के हों। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि कितनी हेल्पफुल है ये वीडियो आपके लिए। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तब भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।